इसको भारत का न्याग्रा कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है प्राणहिता। साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का AKS एकेडमी के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर प्रायद्वीपीय भारत से, पेनिनसुलर इंडिया से आपकी जिन भी नदियों का ओरिजिन होता है या फिर उनका उद्गम होता है, उन नदियों को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जो तो पढ़ा था। आज से हम जो वीडियो शुरू कर रहे हैं, या फिर आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की आपकी कौन कौन सी नदियां हैं। साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पर नदियों के बारे में, तो MPPSC का ये आपका फेवरेट टॉपिक है। खासकर पिछले 2-3 सालों से दक्षिण भारत की नदियाँ, या फिर हम कहें पेनिनसुलर इंडिया के जो आपकी रिवर सिस्टम है, उसको लेकर के भी MPPSC में जो तो खासा लगाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हर बार उसी आपके पिछले 2-3 सालों से जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वहीं से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अच्छे से समझना है और याद करना है। तो हम लोग यहाँ पर पहले थोड़ा सा कौन सी सहायक नदी है, कहाँ से निकलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्टेंट पे चलेंगे, कॉन्टेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको जो है तो एक चार्ट के माध्यम से नदियों का यहाँ प्रवाह क्षेत्र बताऊंगा। फिर उसके बाद कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको याद जो है आसानी से होगा। तो पहले बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत आपका है कहां पर। तो भारत का ये जो दक्षिणी भाग है, इसमें गुजरात से लेकर के यहाँ तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का जो पूरा एरिया है। फिर इसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो कश्मीर वगैरह आ जाता है इधर, फिर आपके पूर्वी राज्य आ जाते हैं, फिर उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो यहाँ से जो है आपका उत्तर भारत का मैदान शुरू हो जाता है। उसके नीचे का जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ से जो आपकी नदियाँ, इन क्षेत्रों से जो नदियां आपकी उद्गमित होती हैं, उनको हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, जिनका ओरिजिन यहाँ पर आपके महाराष्ट्र से, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक, इधर आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका तमिलनाडु तक की जो नदियां आपकी यहाँ से ओरिजिन होती हैं, यहाँ से जिनका उद्गम होता है, फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, या फिर कुछ नदियां जो इधर से निकलती हैं और आपके बे ऑफ खंभात या फिर खंभात की खाड़ी में, या फिर बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों तरफ जो है तो नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, उनको हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, या फिर पेनिनसुलर इंडिया की जो है तो रिवर, या फिर पेनिनसुलर रिवर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो यहाँ पर इनके मुहाना या फिर हम कहें कि समापन को ध्यान में रखते हुए, या फिर इनका संगम कहाँ पर होता है, कहाँ पर ये नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में कैसे बांटा गया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि कोई नदी महाराष्ट्र से निकलती है और वो जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो उसको बोला जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। वहीं पर अगर कोई नदी आपके मान लीजिए केरल से निकलती है, कोई नदी कहाँ से निकलती है, केरल से निकलती है, केरल से निकल करके और फिर वो खंभात की खाड़ी में जाती है, खंभात की खाड़ी में अगर जाती है या बे ऑफ खंभात में जाती है, तो उसे हम खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी या फिर खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदी के नाम से जानते हैं। तो यानी कि नदियों के संगम या फिर मुहाने के आधार पर, ये जो अपना माउथ है जहां पर आपकी समुद्र से मिलती हैं, उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में नदियां जो आपकी गिरती हैं, उनको बंगाल की खाड़ी की नदी, जो आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है उनको खंभात की खाड़ी की नदी। जैसे कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में आपकी सबसे बड़ी जो, अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदी, आपके कहाँ से
पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जैसे आपकी जो नदी है नर्मदा की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी जो है तो किधर से बहती है, पूर्व से पश्चिम बहती है और गिरती कहाँ पर है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये किधर की नदी हो जाएगी, खंभात की खाड़ी की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में कैसे बांटा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। और प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक, प्रायद्वीपीय नदियां। अब इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। इनको क्या किया गया है, दो पार्ट में आपके डिवाइड किया गया है। और क्या कैसे डिवाइड किया गया है, वो समुद्र में कहां पर आकर के मिलती हैं उसके आधार पर, या फिर वो अपना मुहाना कहां बनाती हैं उसके आधार पर। तो एक भाग इसका जो बांटा गया है, एक भाग जो इसका बांटा गया है उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और इसी को दूसरे भाग में बांटा गया है खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक। बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इनको दो भागों में बांटा गया है। अब बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी नदियां आपकी आती हैं, तो अगर हम यहां पर देखें तो जैसे आपकी गोदावरी हो गई, बड़ी बड़ी नदियों की हम लोग यहां पर बात करेंगे। गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ये नदियां कहां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक और नदी है महानदी, और भी छोटी नदियां हैं पर ये बड़ी नदियां हैं जो आपके कहां आती हैं, वे ऑफ बंगाल में आकर के मिलती हैं। खंभात की खाड़ी की बात करें तो यहां पर आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी, नर्मदा, ताप्ती, माही। ये सारी नदियां कहां जाती हैं, आपके खंभात की खाड़ी में जाती हैं, यानी कि इधर साइड जाती हैं। और ये बंगाल की खाड़ी वाली नदियां चाहे महाराष्ट्र साइड से निकले, चाहे इधर उड़ीसा या फिर आपके तमिलनाडु से निकले, बंगाल की खाड़ी में अगर गिरती हैं तो बंगाल की खाड़ी की नदी मानी जाएंगी। जो नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं वो खंभात की खाड़ी वाली नदियां मानी जाएंगी। तो आपको विभाजन समझ में आ गया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो आधार पर कैसे बांटा गया है। तो इनके मुहाने के आधार पर या फिर ये समुद्र से कहां पर मिलती हैं उसके आधार पर इनको बांटा गया है। अब हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। और सबसे पहली जो हमने नाम लिखा था यहां पर गोदावरी नदी, तो सबसे पहले हम लोग गोदावरी नदी के बारे में ही बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी रिवर या फिर गोदावरी नदी के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे। और इसके अगर हम उद्गम की बात करें तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है आपके त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, कहां से होता है इसका उद्गम आपके गोदावरी नदी का, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से। ये हो गई आपकी कौन सी, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। याद रखेंगे आप लोग, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में। ये पहाड़ी आपके नासिक में है। कहां पर है, कहां पर है पहाड़ी आपके, नासिक में। तो ओरिजिन आपको याद हो गया होगा कि आपकी जो गोदावरी नदी है उसका ओरिजिन कहां पर है। इसका ओरिजिन है आपके त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र से, ठीक। तो ये नदी आपके त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। फिर इसके बाद ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। कहां कहां प्रवाहित होती है नदी आपकी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और फिर यहां पर जाकर के डेल्टा का निर्माण करती है और मिल जाती है कहां पर आपके, बंगाल की
खाड़ी में। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है, डेल्टा का निर्माण करते हुए डेल्टा बनाती है आपकी ये नदी। ठीक, डेल्टा कुल मिलाकर के ये होता है जब नदियां समुद्र के पास पहुंचती हैं तो इनका जो ढाल है यानी इनके जो बहने की स्पीड है बहुत कम हो जाती है। और तो जब बहुत कम होती है स्पीड तो नदियां कई सारे धाराओं में जो है तो प्रवाहित होने लगती हैं। यहाँ पर कई सारे इनमें छोटे छोटे जो है तो धाराएं बन जाती हैं, वो उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक, तो महाराष्ट्र से निकल करके ये नदी महाराष्ट्र से निकल करके तेलंगाना में प्रवाहित होती है, तेलंगाना से फिर आंध्र प्रदेश जाते हैं और आंध्र प्रदेश से सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है ये नदी किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये नदी किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये नदी प्रवाहित होती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बाएं तरफ की सहायक नदियों की बात करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदी इसमें आकर के मिलती है। तो लेफ्ट साइड की नदियों की यहां पर बात करें तो इसमें आपके महाराष्ट्र में दो नदियां मिलती हैं, एक तो कदवा और एक इंद्रावती। महाराष्ट्र में इसमें दो नदियां आकर के मिलती हैं, एक हो गई आपकी कदवा और एक हो गई आपकी इंद्रावती। इंद्रावती, ठीक, ये दो नदियां हैं आपकी जिसमें इंद्रावती काफी प्रसिद्ध नदी है आपकी। इंद्रावती काफी प्रसिद्ध नदी है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर आपके कि जो इंद्रावती नदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और एक जल प्रपात बनाती है। कहाँ से निकलती है इंद्रावती नदी का आप उद्गम याद रखें, कभी आपसे पूछा जा सकता है। ये निकलती है आपके छत्तीसगढ़ से और एक ये जल प्रपात बनाती है जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास हमारे यहाँ का बहुत बड़े कवि हैं और उन्होंने कहा जाता है कि भगवान के लिए जो है तो काफ़ी समय तक वो चित्रकूट में उनके दर्शन के लिए रहे और यही उनके जो है तो चित्रकूट आपका जो धार्मिक नगरी है वहाँ से ये आपके जो है तो चौपाई है कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक देत रघुवीर। यानी कि चित्रकूट ये क्या बनाता है आपका वाटरफॉल या फिर यहाँ पर जलप्रपात बनाता है। इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा याद रखेंगे आप लोग। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को या चित्रकूट वाटरफॉल को। कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती नदी बनाती है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ से ये नदी आपकी निकलती है। इतना आपको याद रखना है। कदवा नदी कहां पर आकर के मिलती है? गोदावरी नदी से। गोदावरी नदी से आकर के महाराष्ट्र में मिलती है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये भी महाराष्ट्र में आकर के इससे मिलती है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अगली यहां पर नदी देखें तो इससे तेलंगाना में आपके प्राणहिता नदी मिलती है। तेलंगाना में इससे एक नदी मिलती है प्राणहिता जिसको बोलते हैं। यहां पर एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है प्राणहिता। तो जो प्राणहिता नदी है दो नदियों से के साथ मिलकर के बनती है। कितने नदियों के साथ? दो नदियों के साथ। ये हो गई आपकी एक नदी आ रही है यहां पर जिसका नाम है वर्धा। अरे क्या हो गई? एक नदी आ रही है आपकी जिसका नाम है वर्धा और एक नदी इधर से आ रही है जिसका नाम है वेनगंगा। वर्धा और वेनगंगा दो नदियां आपके आ रही हैं। दोनों नदियां कहां से आ रही हैं? मध्य प्रदेश से। इसका नाम हो गया आपके वर्धा और इसका नाम हो गया वेनगंगा। ये दोनों नदियां आपस में महाराष्ट्र में जो है तो मिलती हैं और एक संगम बनाती हैं जिसका नाम होता है प्राणहिता। और आगे से फिर वो प्राणहिता नाम के नदी के साथ जो है तो आकर के मिलती हैं तेलंगाना में गोदावरी से। प्राणहिता तो आपको याद रखना है
प्राणहिता जो नदी है, प्राणहिता जो नदी है आपके किनके संगम से बनती है? तो प्राणहिता जो नदी है आपके वो वर्धा और बेनगंगा के संगम से बनती है। वर्धा और बेनगंगा के संगम से, वर्धा और बेनगंगा के संगम से एक नदी बनती है प्राणहिता। और ये प्राणहिता संगम कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में संगम बनता है और ये नदी तेलंगाना में आकर के मिलती है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्राणहिता की जो खासियत है वो ये है कि प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक है, सबसे बड़ी सहायक। याद रखेंगे आप लोग, सबसे बड़ी सहायक नदी गोदावरी की कौन सी है? प्राणहिता इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और फिर इसके बाद एक नदी इसमें और आकर के मिलती है जिसका नाम है सवरी, और वो आंध्र प्रदेश में मिलती है। कहाँ मिलती है? एक नदी है इसकी सवरी, है ना, क्या नाम है उसका? सवरी। और ये कहाँ मिलती है आकर के? आंध्र प्रदेश में, जो तो इससे आकर के मिलती है। ये हो गई इसके आपके बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, या फिर हम कहें लेफ्ट साइड से मिलने वाली इसमें नदियां। लेफ्ट साइड में मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी नदी है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। यहाँ पर है आपकी कदवा नदी या रिवर, सेकेंड है इंद्रावती रिवर जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। इंद्रावती जो आपकी रिवर है उस पर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल बनता है जिसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल। इसको भारत का न्याग्रा कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है प्राणहिता, राष्ट्र में आकर के संगम बनाती है जिसका नाम होता है प्राणहिता। और फिर वहां से जो संगम बनता है प्राणहिता नदी का, तो प्राणहिता नदी तेलंगाना में आकर के जो है तो आपके गोदावरी नदी से मिलती है और इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है। फिर आपकी आखिरी नदी सावरी नदी, सवरी नदी आपके आंध्र प्रदेश में आकर के गोदावरी नदी से मिलती है। तो ये इसकी बाएं तरफ से सहायक नदियां हो गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी दाएं तरफ की सहायक नदियों की। तो दाएं तरफ की सहायक नदियों में दो नदियां हैं, एक तो मान्याड और एक मंजीरा। इसकी दो नदियां हैं जो कि दाहिने तरफ से इसमें आकर के मिलती हैं। एक तो महाराष्ट्र में मिलती है जिसको बोलते हैं मान्याड, और एक तेलंगाना में आकर के मिलती है, एक तेलंगाना में मिलती है जिसको बोलते हैं मंजीरा। मंजीरा काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, आप लोग जरूर याद रखें। मंजीरा काफी प्रसिद्ध है। मान्याड अगर आपको बाई चांस भूल भी जाए चल जाएगा, पर मंजीरा आपको नहीं भूलना है ना। मंजीरा कहाँ पर आकर के मिलती है? एक मिनट, ये दोनों जो है तो आपके महाराष्ट्र में ही हो गए। मान्याड को मैं दूसरे तरफ से मिलाता हूं, एक मिनट। ये कहाँ मिलती है? आपके महाराष्ट्र में। यहाँ से तेलंगाना शुरू हो जाता है, मतलब मैप पे मैंने शुरू किया है। बाकी मान्याड कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। और जो आपकी मंजीरा है वो कहाँ मिलती है? तेलंगाना में मिलती है। आपको याद रखना है मंजीरा और मान्याड इसकी दो सहायक नदियां हैं जो कि दाहिने तरफ से इससे मिलती हैं। किधर से मिलती हैं? दाहिने तरफ से इसमें आकर के मिलती हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और एक चीज और यहां पर पॉइंट आपको याद रखना है। जब ये नदी, जब गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी के पास पहुंचती है, यानी कि समुद्र तट के पास पहुंचती है, तो ये दो भागों में बट जाती है। जब ये समुद्र तट के पास पहुंचती है तो ये दो भागों में आपके जो है तो बट जाती है। और इसकी बात करें इनका क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है गौतमी गोदावरी और वशिष्ठा गोदावरी। ये क्या होता है? दो भागों में बट जाती है। एक होता है गौतमी गोदावरी, एक का नाम क्या होता है आपके यहाँ पर? गौतमी गोदावरी, गौतमी गोदावरी, और एक का हो जाता है वशिष्ठा गोदावरी। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे, है ना। ये
कि लास्ट में दो भागों में बांट जाती है, दो शाखाएं इसकी होती हैं, एक होता है वशिष्ठा गोदावरी, एक होती है गौतमी गोदावरी। फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में दोनों नदियां आकर के थोड़ी दूर बह करके दो भागों में बट करके थोड़ी दूर प्रवाहित होकर के ये नदियां आपस में जो होते हैं यहाँ पर फिर से बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती हैं। तो ये हो गया इसके बारे में बेसिक चीज़ें। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो गोदावरी की लंबाई यहाँ पर है 1465 किलोमीटर। कितनी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई, टोटल लेंथ, कुल लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ जो है 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। फिर इसके बाद अगर हम बात करिए नदी किन किन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, फ्लड रिवर इसके फ्लो स्टेट कौन कौन से हैं, वाटर फ्लो स्टेट, या फिर हम इसका प्रवाह तंत्र की बात करें कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर राज्य की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं इसमें आपके, कौन कौन से यहाँ पर आपके राज्य हैं, तो इसमें आपका महाराष्ट्र हो जाएगा क्योंकि यहीं से तो निकलती है, महाराष्ट्र हो गया। फिर आगे जा करके तेलंगाना में जाती है, फिर तेलंगाना से जा करके आंध्र प्रदेश में जो है तो ये आपकी नदी प्रवाहित होती है। ये तो मुख्य राज्य हो गए जहां से ये खुद प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश से इसमें नदियां आकर के मिलती हैं तो इसके अपवाह तंत्र में उसको भी माना जाएगा, क्योंकि अपवाह तंत्र में या ड्रेनेज सिस्टम में जो मेन नदी होती है, मेन रिवर है, उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको भी गिना जाता है। तो ये मेन स्टेट हो गए जहां से गोदावरी प्रवाहित होती है। लेकिन अगर हम इसके पूरे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, अपवाह तंत्र की बात करें, तो वो भी राज्य शामिल होते हैं जहां से इसकी ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती हैं। तो जैसे इसमें वर्धा बेनगंगा कहाँ से आती हैं? MP से। फिर इसमें इंद्रावती एक नदी आती है छत्तीसगढ़ से। तो ये इसके आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और CG यानी छत्तीसगढ़, ये सारे क्षेत्र जो है आपके इसमें अपवाह तंत्र के अंतर्गत, इसके या ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत इसमें आते हैं। और एक राज्य और है यहाँ पर आपका उड़ीसा। एक कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ये इतने राज्य इसका अपवाह तंत्र है। बाकी मेन 3 राज्य हैं जहां से ये खुद प्रवाहित होती है, लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं आपके MP, CG, उड़ीसा, इन सारे क्षेत्रों से भी आती हैं, इसलिए इसका अपवाह तंत्र जो है इतना फैला हुआ है। फिर इसको जो है आपके दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, कि इसे जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। बड़ी नदी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है और दक्षिण भारत की गंगा भी है। किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। तो कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसके प्रवाहित होने वाले जो है तो कहाँ कहाँ पर इसका प्रवाह है, प्रवाह क्षेत्र वाले जो राज्य हैं, अपवाह तंत्र वाले राज्य हैं, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो 3 मेन राज्य हैं जहाँ से खुद प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरी जाकर के इससे मिलती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इस कुल मिलाकर के 6 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम जो है तो फैला हुआ है, और बाकी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की इसको गंगा भी कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे आपके गोदावरी नदी के बारे में। अब इसके बाद हम गोदावरी नदी से आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके कृष्णा नदी की। गोदावरी के बाद किसकी बात करेंगे? गोदावरी के बाद बात करेंगे हम लोग दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है आपकी कृष्णा नदी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? कृष्णा नदी के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर कृष्णा नदी की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो टोटल 1400 किलोमीटर है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इसकी यहाँ पर हम पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें देखते हैं। कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई, टोटल लेंथ इसकी कितनी है? तो 1400
किलोमीटर है। और हम बात करें कि इसका अपवाह क्षेत्र या फिर इसका जो आपका अपवाह क्षेत्र कितना है, ड्रेनेज एरिया कितनी है, तो 2,59,000 है। कितनी है अपवाह क्षेत्र? 2 लाख है ना, 2.59 लाख किलोमीटर। कितना है? 2.59 लाख किलोमीटर है। आपको अपवाह क्षेत्र शायद मैंने इसका गोदावरी का नहीं बताया था। अगर हम गोदावरी के अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है इस नदी का, वो है यहाँ पर आपका 3,12,812 किलोमीटर। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए इसका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र कितना है? 3,12,812 किलोमीटर। 3,12,812 किलोमीटर ये क्या है? इसका आपका अपवाह क्षेत्र है। ठीक, जहां से ये नदी जितना एरिया जो है तो प्रवाहित होते हुए कवर करती है, इसमें सहायक नदियों का भी गिना जाता है। तो इसका है 3,12,812 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र, इसका फ्लड एरिया जो है इसका। ठीक, तो ये फिर उसके बाद अब हम लोग फिर से अपनी जो है तो पुरानी नदी पे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? यहाँ पर कृष्णा नदी की। तो अगर हम कृष्णा नदी के बारे में यहाँ पर बात करें तो इसकी ड्रेनेज एरिया हमने बताया था 2.59 जो है तो यहाँ पर लाख किलोमीटर। और ये जो है आपके दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? गोदावरी है, क्योंकि उसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है यहाँ पर? 1400 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इस 2.59 लाख किलोमीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी आपकी ये नदी है। और अब इसके अगर हम बात करें कि प्रवाह क्षेत्र की किन किन राज्यों में ये नदी आपकी प्रवाहित होती है, तो वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है? प्रवाहित होने वाले राज्यों की बात करें, है ना, तो ये आपके महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। फिर कहां प्रवाहित होती है? कर्नाटक में, फिर तेलंगाना में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। फिर कहां प्रवाहित होती है? आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद बंगाल की खाड़ी में ये नदी जो है तो आपके जा करके मिल जाती है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये इसका उद्गम कहाँ से है, कहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, कहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है, माउथ कहाँ पे है इसका, और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कृष्णा नदी का उद्गम, क्या बात करें? कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ पर है, तो महाबलेश्वर, क्या है इसका आपका? महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से ही होता है। कहां से होता है? महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र। इसका जो उद्गम है महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से। तो आपको याद रखना है कृष्ण भगवान कैसे थे? बहुत बलशाली थे। इसलिए ये आपके कृष्णा नदी कहाँ से निकलेगी? इसलिए कृष्णा नदी कहाँ से निकलेगी? ये निकलेगी महाबलेश्वर पहाड़ी से। और महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके पहले गोदावरी की बात करी थी। गोदावरी भी आपकी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से। ठीक, तो वो त्रयंबकेश्वर से, ये महाबलेश्वर से निकलती है आपकी।
जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, लोग नहाते टाइम जब स्नान करते हैं तो कहते हैं हर हर गोदावरी या हर हर गंगे। तो सामान्यतः हर हर गोदावरी भी बोलते हैं। तो हर हर गोदावरी, देखिए त्रयंबकेश्वर, त्रयंबक यानी जिसके 3 नयन हो, त्रयंबक यानी 3, तो त्रयंबकेश्वर और हर हर गोदावरी। और महादेव को किस नाम से बुलाते हैं हम लोग? हर हर महादेव। तो यहाँ पर हर हर गोदावरी से आपको त्रयंबकेश्वर याद रखना है, क्योंकि हर हर जो है तो हम लोग महादेव को ही बोलते हैं, उनके नाम के पहले ही यूज करते हैं, हर हर महादेव और हर हर गोदावरी। और किसके 3 आंखें हैं? महादेव के हैं। और तो त्रयंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलेगी? गोदावरी नदी निकलेगी आपकी। फिर कृष्ण भगवान महाबलेश्वर हैं, काफी बलशाली हैं, इसलिए महाबलेश्वर पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी निकलेगी? तो महाबलेश्वर पहाड़ी से आपकी कृष्णा नदी निकलेगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं ये नदी किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले तो ये आपके महाराष्ट्र, सबसे पहले ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है आपकी। फिर उसके बाद महाराष्ट्र से आगे जाती है और कर्नाटक में प्रवाहित होती है। फिर कर्नाटक से आगे जाती है और फिर ये तेलंगाना में प्रवाहित होती है और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। तो इसके प्रवाहित राज्य हैं आपका महाराष्ट्र और फिर उसके बाद कर्नाटक और फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, यानी कि 4 राज्यों में नदी आपकी प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने वाले राज्य, जहां से नदी प्रवाहित होती है वो राज्य आप लोग याद कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इस नदी की सहायक नदियों की। इस नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो इसमें कर्नाटक में आपके भीमा नदी आकर के मिलती है। कर्नाटक में एक इसमें नदी मिलती है जिसका नाम है भीमा, भीमा ठाकुर। ठीक, इसमें कौन सी नदी मिलती है? भीमा। इससे आकर के एक नदी मिलती है भीमा, कहां मिलती है? कर्नाटक में। ठीक, फिर इसके बाद इससे और कौन सी नदी मिलती है? तो कर्नाटक में कर्नाटक से जैसे ही आगे जाते हैं तो इसमें एक नदी तेलंगाना में आकर के मिलती है जिसका नाम होता है मूसी। तेलंगाना में एक नदी मिलती है जिसका नाम है मूसी। ठीक, मौसी हम लोग बोलते हैं ना अपनी, तो ऐसे ही मूसी। इसके किनारे एक बहुत प्रसिद्ध शहर आपका स्थित है, नाम लूंगा तो आप लोग पहचान जाएंगे कौन सा शहर है। वो है आपका हैदराबाद। कौन सा शहर इसके किनारे है? हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे ही आपका शहर स्थित है। तो मूसी नदी आपके कृष्णा नदी में कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है आपके तेलंगाना में। फिर इसमें एक और नदी आकर के मिलती है यहीं पर, और उस नदी का नाम होता है यहां पर डिंडी। इस नदी का नाम होता है डिंडी, डिंडी। ठीक, तो ये भी कहां मिलती है? तेलंगाना में ही आपकी ये नदी यहां पर मिलती है। फिर इसके बाद आगे चलें, अब आंध्र प्रदेश की बारी आई। यहां पर कौन सी नदी मिलती है? तो यहां पर मुन्नेर नदी एक मिलती है। यहां पर कौन सी मिलती है? मुन्नेरू। उसका नाम है क्या? मुन्नेरू, मुन्नेरू, मुन्नेरू नदी। ठीक, ये सारी नदियां कहां से मिल रही हैं? कृष्णा में। इनको बोलते हैं लेफ्ट साइड, जो उत्तर से आती हैं उनको बोलते हैं लेफ्ट साइड की नदी, या फिर आपके बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हम लोगों ने यहां पर देख लिया। कौन कौन सी नदियां इसमें बाएं तरफ से मिलते हैं आपके? तो बाएं तरफ से इसमें मिलने वाली नदियों में जो हमने पहली नदी देखी थी वो थी आपकी भीमा। कहां मिलती है? कर्नाटक में। मूसी, मूसी कहां मिलती है? तेलंगाना में। फिर डिंडी, ये कहां मिलती है? तेलंगाना। फिर मुन्नेरू कहां मिलती है? आंध्र प्रदेश में। तो आपको यहां पर 4 नदियां याद रखना है जो कि कृष्णा नदी से बाएं तट पर या लेफ्ट साइड से मिलती हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों की। तो यहां पर महाराष्ट्र में इससे 3 नदियां आकर के मिलती हैं। तीन नदियां आपके महाराष्ट्र में मिलती हैं। इनके नाम की बात करें तो कोयना, पंचगंगा और दूधगंगा। कोयना,
पंच गंगा और दूध गंगा। ये तीनों नदियां कहाँ मिलती हैं? महाराष्ट्र में। किससे मिलती हैं? कृष्णा से। तो दाहिने तरफ की तीन नदियां हैं कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, और कहाँ मिलती हैं? महाराष्ट्र में। किससे? तो कृष्णा से। इतना क्लियर हुआ आपको? फिर इसके बाद आगे चलते हैं और कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में एक नदी इससे मिलती है जिसका नाम होता है तुंगभद्रा। कर्नाटक में एक नदी मिलती है इनसे जिसका नाम है तुंगभद्रा। इसका क्या नाम है? तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक या फिर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की बात करें तो ये कहां से निकलती है? तो ये कर्नाटक से ही निकलती है। उद्गम कर्नाटक ही है इसका उद्गम। तुंगभद्रा का उद्गम कौन सा है? कर्नाटक ही है। ये तुंग और भद्रा दो नदियों के मिलने से मिलती है। इसका नाम क्या है? तुंगभद्रा। तो ये दो नदियों के मिलने से आपस में बनती है। एक का नाम होता है तुंग, एक का नाम होता है भद्रा। ठीक, तुंग प्लस भद्रा से तुंगभद्रा। तो आपको याद रखना है कर्नाटक में दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम होता है तुंग, एक का नाम होता है भद्रा। दोनों आपस में मिलती हैं तो बनती है तुंगभद्रा, और इस निकलती कहां से है? कर्नाटक से। इतना आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और कर्नाटक में ही आपकी दो नदियां और इससे आकर के मिलती हैं। एक का नाम है घाट प्रभा और एक का नाम है माल प्रभा। तो कर्नाटक अगर आप लोगों ने ये लिख लिया हो तो मैं इसको जो है तो मिटा देता हूं। अगर आपने कर्नाटक लिख लिया है तो मैं इस आगे चलता हूं, और क्योंकि यहां पर दो नदियां हमें और बतानी है। ठीक, तो कर्नाटक में ही आपकी दो नदियां और मिलती हैं। एक का नाम है घाट प्रभा, एक का क्या नाम है आपके यहां पर? घाट प्रभा, और दूसरे का नाम है माल प्रभा। तो कर्नाटक में तीन नदियां मिलती हैं, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। ठीक, फिर इसके बाद अब यहां पर जो है तो आगे सहायक नदियां, कोई बड़ी सहायक नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नहीं मिलती हैं। जो मुख्य सहायक नदियां हैं इधर ही आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था आपको कोयना नदी जो कि महाराष्ट्र में मिलती है, पंचगंगा नदी बताया था, फिर दूध गंगा नदी बताया था, फिर आगे आए थे हम लोग तो तुंगभद्रा की बात की थी हम लोगों ने, जो कि कर्नाटक से ही निकलती है। दो नदियां तुंग और भद्रा के मिलने से ये बनती है। फिर ये आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था घाट प्रभा की, जो कि कर्नाटक में ही मिलती है। फिर इसके बाद आपकी अगली नदी है माल प्रभा, जो कि वह भी कर्नाटक में मिलती है। और तो यहाँ पर आपकी कितनी नदियां हो गई जो कि आपके कृष्णा से दाहिने तरफ से मिलती हैं, राइट साइड से? कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, तुंगभद्रा और माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा। यानी कि 6 नदियां दाहिने तरफ से मिलती हैं, 5 नदियां बाएं तरफ से यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। इतना आपको क्लियर हुआ? यहाँ पर आपके जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध। हालांकि हम लोग जब नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे तो जितनी भी नदियों पे आपके परियोजनाएं हैं सब पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने ज़्यादातर यहाँ पर आपको बांध वगैरह किसी भी नदी में नहीं बताया है। हम उसको अलग से नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे ही नदी हमारी हो जाती है हम नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका एक बांध है जिसका नाम है नागार्जुन सागर। क्या? नागार्जुन सागर। ठीक, इसका नाम है नागार्जुन सागर। कर्नाटक और आपके महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ही है, जहां पर आपकी जो तो पंचगंगा नदी जो है तो यहां पर इसी के पास में जो है आपके मिलती है। तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई, और इसके पहले मैंने इसके बहुत सारे बेसिक चीजें भी आपको बताई थी। और ये जो आपकी नदी है, ये
वर्ड फुट कैसे, किस प्रकार का डेल्टा बनाती है ये नदी आपकी? तो ये नदी आपकी वर्ड फुट प्रकार का डेल्टा बनाती है। कैसी बनाती है? तो वर्ड फुट प्रकार का जो है तो ये नदी आपकी डेल्टा, वर्ड फुट प्रकार का जो है तो ये नदी आपकी डेल्टा बनाती है, यानी कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। तो आपको याद रखना है ये कैसा डेल्टा बनाती है ना? पक्षी के पंजे की तरह, या फिर या फिर इसी को बोलते हैं वर्ड फुट, यानी कि पक्षी के पंजे की तरह ही आपकी जो है तो कृष्णा नदी क्या बनाती है, यहां पर आपका अपना डेल्टा बनाती है। ठीक, कृष्णा और जो आपकी गोदावरी है, ये दोनों पास पास में ही जो है तो आपके केजी बेसिन, कावेरी और गोदावरी, हाँ कृष्णा नहीं है वो कावेरी और गोदावरी का डेल्टा है, केजी बेसिन जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में हम लोगों ने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी। फिर इसके बाद अब हम लोग यहां पर एक और नदी देख लेते हैं जिसका नाम है कावेरी नदी। अब इसके बाद कौन सी नदी देखेंगे? तो इसके बाद अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी की यहां पर हम लोग बात करें तो कावेरी नदी की जो लंबाई है, कावेरी नदी की कुल लंबाई जो है आपके 800 किलोमीटर है। कितनी है? तो यहां पर पहले हम लिख देते हैं कावेरी नदी। ठीक, कावेरी की कुल लंबाई की बात करें, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? कुल लंबाई या फिर टोटल लेंथ 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कैसी है? 800 किलोमीटर इसकी जो है तो लंबाई हमें देखने को मिलती है। ये चौथी सबसे बड़ी नदी है आपकी दक्षिण भारत की, फोर्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो फोर्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। तीसरी नदी अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, तीसरी है आपकी महानदी। आपको लगता होगा तीसरी कौन सी है? तो तीसरी है महानदी। अभी हम लोग उसके बारे में इसके कावेरी के बाद उसी का नंबर है, तो तीसरी सबसे बड़ी आपकी महानदी है। बाकी इसके पहले दो मैंने बता दिया। सबसे बड़ी आपकी कौन सी है? सबसे बड़ी गोदावरी है 1465 किलोमीटर, फिर 1400 किलोमीटर कृष्णा, फिर आपकी तीसरी नदी है आपकी महानदी, फिर उसके बाद चौथी नदी है आपकी कौन सी? कावेरी, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक, तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ड्रेनेज एरिया की बात करें, अपवाह क्षेत्र की बात करें, तो इसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, इसका जो अपवाह क्षेत्र है, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है आपके कावेरी नदी के? तो कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका है 87,990, 87,990, 87,990, यानी कि 87,990 किलोमीटर इसका जो है तो आपका अपवाह क्षेत्र है या फिर ड्रेनेज एरिया है। किसका? कावेरी नदी का। अब इसके बाद हम लोग इसका अपवाह कहाँ से निकलता है, ओरिजिन क्या है इसका। इसके बाद दो फैक्ट और हैं, इसको आप लोग याद रखें। कावेरी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। कावेरी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि जहां से प्रवाहित होती है, कावेरी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ड्रेनेज एरिया है, प्रवाह क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है? राइस और बाउल ऑफ इंडिया।
राइस बाउल ऑफ इंडिया। ठीक, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। जैसे मालवा के क्षेत्र को बास्केट ऑफ व्हीट कहा जाता है, गेहूं की डलिया कहा जाता है। तो इसी तरीके से राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, किस क्षेत्र को? कावेरी प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है। कावेरी नदी जहां से प्रवाहित होती है उसको यहां पर आपके राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं और बात करेंगे इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी दाएं बाएं यानी कि लेफ्ट और राइट साइड से सहायक नदियां कौन सी हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कावेरी नदी के उद्गम की। तो कावेरी नदी का उद्गम जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। ठीक, कहां से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से इसका जो है तो उद्गम होता है, यानी कि यहां से ये नदी जो है तो आपके निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, अपना मुहाना, अपना माउथ जो है बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अब बात करते हैं किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है। तो जाहिर सी बात है कर्नाटक से निकल रही है तो कर्नाटक में तो प्रवाहित होगी ही, कर्नाटक में प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद ये नदी तमिलनाडु में सीधा कहाँ चली जाती है? तमिलनाडु में जो है तो ये नदी आपकी जाती है। तो कर्नाटक फिर तमिलनाडु, यानी कि दो ही राज्यों में प्रवाहित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये नदी प्रवाहित होती है। यानी कि मुख्य रूप से ये नदी बल्कि इसकी सहायक नदियां तो आसपास के राज्यों से भी प्रवाहित होती हैं। पर अगर हम बात करें सिर्फ यहाँ पर आपके किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो बात कर रहे थे कावेरी की। तो कावेरी नदी जो है इन क्षेत्रों से आपके जो तो प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु से सीधा कहाँ चली जाती है? सीधा बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पर आगे बढ़ें और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में कर्नाटक में इसके एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है सिमसा नदी। कर्नाटक में इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है सिमसा। क्या नाम है? सिमसा नदी। फिर इसके बाद इसमें अगर आगे देखें अन्य नदियों की बात करें तो कर्नाटक में ही दो नदियां और मिलती हैं, अर्कावती और हेमवती, दो नदियां और मिलती हैं। एक का नाम होता है अर्कावती, अर्कावती, और दूसरी इसी की बहन जैसी लगती है जिसका नाम है हेमवती। इसकी बहन जैसे ही लगती है उसका क्या नाम है? हेमवती। तो सिमसा अर्का हेम, क्या? सिमसा अर्का हेम। तो सिमसा नदी, अर्कावती और हेमवती, ये जो है तो तीनों नदियां कर्नाटक में ही कावेरी से मिलती हैं। और ये किधर की सहायक नदियां हैं? लेफ्ट साइड की बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं आपके, सिमसा, अर्कावती और हेमवती। फिर उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे दाहिने तरफ से यानी कि राइट साइड से मिलने वाली नदियों की। तो यहाँ पर आपके जो नदियाँ इसमें आकर के मिलती हैं, लक्ष्मी तीर्थ और लोक पावनी, ये कर्नाटक में मिलती हैं। कहाँ पर आपके? लक्ष्मी तीर्थ और लोक पावनी दो नदियां हैं। एक का नाम है लक्ष्मी तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, और एक का नाम है लक्ष्मी तीर्थ और दूसरी का नाम है यहां पर आपके लोक पावनी। लोक पावनी, लक्ष्मी तीर्थ और लोक पावनी दो नदियां हैं जो कि इससे कहां मिलती हैं?
कर्नाटक में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? कर्नाटक में मिलती हैं। फिर उसके बाद आगे चलें और अब 3 नदियां हैं जो कि तमिलनाडु में मिलती हैं, कबिनी, भवनी और अमरावती। अमरावती, ठीक। ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं तमिलनाडु में, ठीक। कबिनी, भवानी, अमरावती और लक्ष्मी तीर्थ और लोक पावनी, ये नदियां हो गई इसके सहायक नदी। ये किधर से हैं? दाहिने साइड से हैं और ये किधर से हैं? आपके बाएं साइड से, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की बात करें तो 3 नदियां हैं, सिमसा, सिमसा नदी है, अर्कावती है, हेमवती है। और फिर राइट साइड से बात करें तो लक्ष्मी तीर्थ है, फिर लोक पावनी है, कबिनी है, भवनी है और अमरावती है। ये सारी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां। फिर इसके बाद अब ये नदी सीधा कहाँ चली जाती है? तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी में। और ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है इसकी सहायक नदियां, ठीक। कावेरी के प्रवाह क्षेत्र को मैंने बताया राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। और इस नदी को लेकर के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी में विवाद चलता है। कौन कौन से राज्य हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी। इनमें जो है इसके जल को लेकर के, जल क्षेत्र का जो लाभ है उसको लेकर के इन राज्यों में जो है तो आपस में क्या होता है? विवाद चल रहा है कि भैया हमें ज्यादा पानी चाहिए, हमें ज्यादा पानी चाहिए। मतलब पानी को लेकर के लड़ाई है कि भैया हमें कम मिल रहा है, हमें ज्यादा मिल रहा है, उनको ज्यादा मिल रहा है, ऐसा एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। कावेरी नदी का एक नाम है पोन्नी नदी। कभी कभी अगर आप कभी मतलब ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोन्नी नदी कौन सी है, तो कावेरी को ही बोला जाता है। कि क्या बोलता है इसको? पुन्नी नदी, ठीक। पुन्नी नदी इसको बोला जाता है आपके। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगर ना लिखा हो आप लोगों ने, कुछ बचा हो तो इसमें से लिख लीजिए। और अब हम लोग यहाँ पर आगे चलेंगे और अगली नदी के बारे में बात करेंगे। अगली नदी है महानदी। अगली कौन सी नदी है यहाँ पर? आपके महानदी की हम लोग बात करेंगे। महानदी की यहाँ पर अगर हम लंबाई की बात करें तो 860 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर 860 किलोमीटर है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? किस नदी की? महानदी। महानदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर। कितनी है? 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर। अब इसका हम बात करें कि अपवाह क्षेत्र कितना है, ड्रेनेज एरिया कितनी है, तो इसकी ड्रेनेज एरिया है 1.42 लाख। अपवाह क्षेत्र या फिर ड्रेनेज एरिया, अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया भी इसी बोलते हैं, 1.42 लाख किलोमीटर। और ये जो नदी है दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर।
जो चारों नदियां हैं उसके यहाँ पर हम एक एक करके लंबाई अगर देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोदावरी की, उसकी है 1465 किलोमीटर। फिर कृष्णा की बात करें तो इसकी है 1400 किलोमीटर। फिर इसकी बात करें महानदी की 860 किलोमीटर। फिर उसके बाद कावेरी की बात करें तो 800 किलोमीटर। तो ये जो है आपको चारों नदियों की यहाँ पर लंबाई याद रखनी है। एमपीपीएससी ने इस बार जो है तो प्रश्न पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से गोदावरी सबसे बड़ी नदी थी, मतलब गोदावरी ही सही ऑप्शन था। 2025 में प्रश्न पूछा था। तो अगर अगली बार कभी दक्षिण भारत की नदियों का क्रम दे दे, लंबाई दे दे, और फिर अगर आपसे सही जोड़ी मिलाने के लिए पूछ ले, या फिर वो आपसे ये पूछ ले कि किसकी लंबाई जो है तो 1465 किलोमीटर है, 1400, इस तरीके से तीसरी चौथी नदी पूछ ले, थर्ड लार्जेस्ट, तो ऐसा आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो किसकी है, गोदावरी की। फिर 1400 है आपके कृष्णा की। फिर 860 है महानदी की। 800 है आपके किसकी, फिर यहाँ पर 860 है महानदी की, और 800 किसकी है, कावेरी नदी की। ये इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये नदी कहाँ से निकलती है और इसका अपवाह क्षेत्र क्या है और किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, इसकी यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे। तो महानदी जो है आपके छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है आपकी ये नदी, सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी, रायपुर, सिहावा पहाड़ी रायपुर, छत्तीसगढ़, यहां से ये आपकी जो है तो नदी निकलती है। तो चलो निकाल देते हैं। ठीक, ये सिहावा पहाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा में प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ के बाद कहां जाती है ये आपके, छत्तीसगढ़ के बाद तो ये हो गया आपका इसका छत्तीसगढ़ का एरिया, और ये हो गया उड़ीसा का एरिया। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये नदी आपकी प्रवाहित होती है। अब इसके सहायक नदियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसमें 3 नदियां मिलती हैं, शिवनाथ, हसदो और मांड। छत्तीसगढ़ में इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, शिवनाथ, हसदो, मांड, ये 3 नदियां कहां पर मिलती हैं, छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है, शिवनाथ, हसदो और मांड। अभी हसदो बचाओ आंदोलन काफी चल रहा था, हसदो नदी के आसपास के जंगल काटे जा रहे थे, तो इसको लेकर के काफी जो है तो आपका क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, हसदो बचाओ। तो ये सारी नदियां शिवनाथ, हसदो और मांड, ये तीनों नदी छत्तीसगढ़ में आपकी किससे मिलती हैं, महानदी से आकर के मिलती हैं। फिर इसके बाद उड़ीसा में जाएं अगर तो एक और नदी है छत्तीसगढ़ में जो इससे मिलती है, उसका नाम है ईव नदी। क्या नाम है, छत्तीसगढ़ में एक और नदी मिलती है, ईव नदी। फिर उड़ीसा में बाएं तरफ से इसमें कोई नदी नहीं मिलती, दाएं तरफ की बात करें तो एक नदी मिलती है यहाँ पर आपके जोंक। जोंक कौन सी नदी है, जोंक। जोंक आप लोग जानते हैं, मतलब ये पानी में होता है न, कई बार मतलब लोग मनुष्यों को या फिर पशुओं को वो चिपक जाते हैं, खून पूरा निकाल लेते हैं, चूस लेते हैं वो, लेकिन अगर उनके ऊपर नमक डाल दो आप तो एकदम बेचारे सिकुड़ जाते हैं पूरा। तो जोंक एक जो है तो आपका जीव है जो कि जल में पाया जाता है, और यहाँ पर जोंक जो है तो रिवर का भी नाम है, जो कि उड़ीसा में किससे मिलती है, आपके उड़ीसा में मिलती है यहाँ पर आपके किस नदी से, महानदी से। महानदी उड़ीसा में महानदी से मिलती है और इसका नाम है जोंक। फिर यहाँ पर आगे चलें और उड़ीसा में इस पर एक आपका बांध बनाया गया है। उड़ीसा में इस पर एक क्या बनाया गया है, बांध बनाया गया है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। यहाँ पर क्या है आपके उड़ीसा में एक बांध है, इसका नाम है हीराकुंड, हीराकुंड बांध। ये एशिया का सबसे लंबा बांध है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा, हाइट नहीं लेंथ, यानी लंबाई की बात हो रही है, हाइट की नहीं। आप लोग याद रखें ये क्या है, यहाँ पर बात हो रही है इसके लेंथ की।
तो महानदी की सहायक नदी हम लोगों ने देखा कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी आपके, तो यहाँ पर है शिवनाथ, फिर है हसदो, फिर है मांड, फिर है ईव। कहाँ सब मिलती हैं? सभी नदियाँ मिलती हैं आपके छत्तीसगढ़ में। सभी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? छत्तीसगढ़ में। फिर एक और नदी जो है ईव नदी हो गया। हाँ, फिर जोक नदी जो है उड़ीसा में मिलती है। उड़ीसा में इसमें एक आपका क्या बना है? बांध बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ये एशिया का सबसे लंबा बांध है। इतना पॉइंट आपको याद हो गया होगा आपके महानदी के बारे में। और बेसिक इसके पहले इसकी लंबाई हम लोगों ने देख लिया था कितनी थी, 860 किलोमीटर। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है किन किन राज्यों में मुख्यतः प्रवाहित होती है? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। यहाँ पर बात करें इसके हम ड्रेनेज एरिया की तो है 1.42 लाख। कितना है? 1.42 लाख किलोमीटर है। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है आपके। ये पॉइंट हो गया आपके किसका? महानदी का। अब इसके बाद एक और छोटी सी नदी है उसको पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग जो है तो बंगाल की खाड़ी में जो है तो गिरने वाली नदियों से संबंधित जो आपका कंटेंट है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर इतना पढ़ने से काम नहीं होगा, कंटेंट पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि फैक्ट आपका जितना मजबूत होगा आप प्री में उतना शानदार प्रदर्शन जो है तो आप करेंगे। इसके बाद एक नदी है जो कि कर्नाटक में नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है, उसका नाम है पेन्नार नदी। क्या नाम है उसका? पेन्नार नदी। तो एक छोटी सी नदी और देख लेते हैं। हालांकि बहुत सारी नदियां हैं पर ये एक इंपॉर्टेंट नदी है पेन्नार नदी। ये कहां से निकलती है? नंदी। कौन सी पहाड़ी है? ये आपकी पहाड़ी है नंदी दुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक। नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक। और यहाँ से आपकी पेनेरू नदी जो है तो निकलती है और ये कर्नाटक में प्रवाहित होती है, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है और फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कर्नाटक, ये हो गया आपका कर्नाटक का रीजन, कर्नाटक एरिया। और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। और फिर उसके बाद ये जो है तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। और भारत का सबसे बड़ा कैनियन गोंडी कोटा जो है इसी नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कैनियन मतलब बहुत विशाल जो है तो नदी के द्वारा बनाया गया आपका गड्ढा। कैनियन तो ग्रैंड कैनियन जैसे है ना आपका अमेरिका का, ऐसे ही सबसे बड़ा हमारे यहाँ का कैनियन है गैंडी कोटा। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में गैंडी कोटा सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा क्या है? कैनियन है, सबसे बड़ा कैनियन। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, गैंडी कोटा सबसे बड़ा कैनियन आंध्र प्रदेश में है। आपके किस नदी पर है? तो पेन्नारू, ठीक, या पेन्नार नदी बोलते हैं इसको, पेन्नारू या फिर पेन्नार नदी बोलते हैं। सबसे बड़ा कैनियन है। और ये हो गया आपका पेन्नारू नदी के बारे में या पेन्नार नदी के बारे में। और इसमें कोई बहुत सहायक नदी आपको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटी नदी है ये आपकी। फिर इसके बाद एक और ऐसे ही नदी है आपकी वैगई नदी। क्या है? एक और नदी है आपकी जिसका नाम है वैगई नदी। उद्गम तमिलनाडु से होता है इसका। ये तमिलनाडु में निकलती है और तमिलनाडु से ही समुद्र में मिल जाती है। नाम है इसका वैगई, वैगई। ठीक, इसके उद्गम की बात करें मुहाने की तो उद्गम इसका कहां से होता है? तमिलनाडु से। इसका मुहाना कहाँ है या माउथ कहाँ है? इसका मुहाना है आपका बंगाल की खाड़ी। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में इसका जो होता है आपका मुहाना है। वैगई नदी यहाँ से निकलती है आपके तमिलनाडु से। तो ये रहा आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो थी, जिसमें हम लोगों ने गोदावरी पढ़ा, कृष्णा पढ़ा, कावेरी पढ़ा, महानदी पढ़ा, पेन्नार नदी पढ़ा, वैगई नदी पढ़ा। ये सारी नदियां क्या होती हैं आपके कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसलिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या जो अपना माउथ या मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां कहलाती हैं। और अब हम यहाँ पर इन नदियों से रिलेटेड जो आपका कंटेंट है वो पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो में ही, क्योंकि 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो हो गया है, बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। तो पार्ट 2 में है ना आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग जो है तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे इसका जो कंटेंट है उसको। ठीक।